युद्ध छेड़ा था, इसका खुलासा खुद पाकिस्तान की सेना के पूर्व अफसर ने अपनी एक किताब में किया। हमने इस पूरी पुस्तक को पढ़ा है और इससे जो बातें निकलकर सामने आई हैं उसे पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। इस किताब का नाम है रेडर्स इन कश्मीर और इसके लेखक हैं मेजर जनरल अकबर खान। मेजर जनरल अकबर खान 1947 में पाकिस्तान की सेना में ब्रिगेडियर के पद पर थे और वो पाकिस्तान की सेना के जनरल हेडक्वार्टर में डायरेक्टर ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट भी थे। अकबर खान को उस समय के कश्मीर के राजा हरि सिंह के बारे में काफी अच्छी खासी जानकारी थी और उन्हें यह पता था कि राजा हरि सिंह की स्टेट फोर्स में सिर्फ 9,000 जवान हैं और उनमें से भी 2,000 मुसलमान हैं। पाकिस्तान को यह गलतफहमी थी कि हरि सिंह की स्टेट फोर्स में शामिल ये मुस्लिम जवान भारत का नहीं पाकिस्तान का साथ देंगे और पाकिस्तान की ऐसी ही गलतफहमियों ने उसकी सेना के अफसरों को अति उत्साह से भर दिया था। मेजर जनरल अकबर खान की किताब रेडर्स इन कश्मीर के दूसरे चैप्टर का नाम है द रीजन वाई। इसके पहले ही पन्ने पर वो बताते हैं कि पाकिस्तान ने कबायलियों को कश्मीर पर हमला करने के लिए क्यों भेजा था। इस किताब में लिखा है कि उस समय भारत का आकार 46 लाख वर्ग किलोमीटर था, जिसमें 568 रियासतें थी और जहां 40 करोड़ लोग रहते थे। इन रियासतों को यह तय करना था कि वो भारत के साथ रहना चाहती हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहती हैं या फिर आजाद रहना चाहती हैं। इनमें जम्मू कश्मीर दूसरी सबसे बड़ी रियासत थी। ये एक ऐसी रियासत थी जो भौगोलिक रूप से न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति उस समय ऐसी थी कि उत्तर में कश्मीर और उस समय के सोवियत संघ के बीच सिर्फ अफगानिस्तान था और इसकी सीमाएं कश्मीर से भी लगती थी। जब से ब्रिटेन ने भारत के बंटवारे का ऐलान किया, तभी से पाकिस्तानियों को यह लगता था कि कश्मीर तो उनके साथ ही जाएगा। कश्मीर का विलय पाकिस्तान में ही होगा। पाकिस्तान ने कश्मीर को अपना अभिन्न हिस्सा मान भी लिया था और अकबर खान तो यहां तक लिखते हैं कि पाकिस्तान की स्पेलिंग में जो के है उसका मतलब ही कश्मीर है। मेजर जनरल अकबर खान आगे लिखते हैं कि उस समय भारतीय उपमहाद्वीप को हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर बांटा जा रहा था, इसलिए किसी को इसमें कोई शक भी नहीं था कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ ही जाएगा। उस समय कश्मीर की 75% आबादी मुसलमान थी और उस समय आकार में 2,18,000 वर्ग किलोमीटर बड़ा जम्मू कश्मीर सड़क, रेल या नदियों के रास्ते भारत से जुड़ा हुआ ही नहीं था और भारत और कश्मीर के कोई आर्थिक संबंध भी उस समय नहीं थे। और कश्मीर के बारे में यही बातें पाकिस्तान की गलतफहमियों का आधार बनी और पाकिस्तान आजादी के साथ ही कश्मीर को हासिल करने के सपने देखने लगा। उस किताब के कुछ हिस्से आज मेरे पास हैं और इस पूरी की पूरी किताब में क्या लिखा हुआ है ये सब अगर मैं आपको बताना चाहूं पढ़कर तो मैं बता सकता हूं। इसमें उन्होंने लिखा है, in fact the very concept of Pakistan had included it as an integral part. The letter K in the name Pakistan standing for Kashmir. The subcontinent was to be divided on the basis of Muslim majority area for Pakistan and a non-Muslim majority area for India. Kashmir had to be in Pakistan because 3/4 of its 4 million inhabitants were Muslims and its territory of 84,500 square miles had no effective road, river or rail links nor direct economic ties with India. अकबर खान इस किताब में ये भी लिखते हैं कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि भौगोलिक रूप से कश्मीर के पास पाकिस्तान के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना का यह भी मानना था कि ये कश्मीर के लोगों में पाकिस्तान को लेकर बहुत उत्साह था, इसलिए शेख अब्दुल्ला जैसे मुस्लिम नेता विभाजन और कश्मीर के पाकिस्तान में विलय के खिलाफ उनकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जिन्ना कश्मीर को लेकर अपनी ही गलतफहमियों के नशे में चूर थे और इसी नशे में उनके देश की सेना कश्मीर पर हमले की योजना बना रही थी। आज इस बारे में हमने रिटायर्ड मेजर जनरल गोवर्धन सिंह से बात की। मेजर जनरल गोवर्धन सिंह वर्ष 1947 में ट्रेनी लेफ्टिनेंट हुआ करते थे और जम्मू कश्मीर की स्टेट फोर्स में काम करते थे। मेजर जनरल गोवर्धन सिंह ने हमें बताया कि बंटवारे के बावजूद जम्मू कश्मीर में पूरी तरह शांति थी, लेकिन उस समय की कई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें ये चाहती थी
कि कश्मीर पाकिस्तान ये राया से हैं, क्योंकि उस समय अविभाजित कश्मीर की सीमाएं राया जम्मू कश्मीर से। थी और ये विदेशी ताकतें सोवियत संघ से युद्ध गोवर्धन सिंह अपनी भौगोलिक स्थिति को मजबूत रखना चाहती थी। उस समय ये हरि सिंह की सेना में थे। पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमले की ये पूरी योजना बनाई। 15 अगस्त तक सब ठीक था। 6-7 सितंबर के बाद कुछ हमले शुरू किए और उसको उन्होंने बहुत तेज कर दिया। गोवर्धन सिंह जम्वाल नाम है इनका। कि उनके मन में एक प्लान बनाई थी, मेजर जनरल थे ये, उनको बना के दी थी कि जम्मू कश्मीर की स्टेट फोर्स में, जो हरि सिंह जी की थी। पाकिस्तान के साथ नहीं विलय करते 15 अगस्त तक, तो उसके बाद हम ज़बरदस्ती रियासत के ऊपर हमला करवा के पाकिस्तान के साथ मिलाएं, क्योंकि उनका ये वायदा था। और उनको वैसे पाकिस्तान के लिए नहीं चाहिए था, ये उनको अपने लिए किसी भी जंग की तैयारी कर रहे थे रशिया के साथ। और हमारी रियासत रशिया के साथ मिलती है, बड़ी इम्पोर्टेंट रियासत है वर्ल्ड में, स्ट्रेटेजिकली गिलगित बल्तिस्तान खास एरिया और सारा सिल्क रूट कवर करती है। यानी ये संभव है कि वर्ष 1947 में कश्मीर पर हुआ हमला एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था, लेकिन इसमें पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारे फायदे थे। कश्मीर पाकिस्तान के लिए सिर्फ पसंद नहीं बल्कि जरूरत था, क्योंकि पाकिस्तान को यह डर था कि अगर भारत की सेना कश्मीर तक आ गई तो वहां से पाकिस्तान पर नजर रखना बहुत आसान हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ कोई भी हरकत करना इसके बाद आसान नहीं होगा। इस बात का जिक्र भी जनरल अकबर खान ने अपनी किताब रेडर्स इन कश्मीर में किया। अकबर खान अपनी इस किताब में बताते हैं कि कश्मीर पर हमले से कुछ समय पहले उनकी मुलाकात मुस्लिम लीग के एक नेता से हुई थी, जिसका नाम था मियां इफ्तिखारुद्दीन। इस नेता ने अकबर खान से कहा कि वो कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए एक प्लान बनाए, जिसे लाहौर में बैठे पाकिस्तानी नेताओं को दिखाया जा सके और उस पर मुहर लगवाई जा सके। लेकिन इस योजना को बनाते हुए इस बात का खास ध्यान रखा जाना था कि इसमें पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी अधिकारियों के शामिल होने की बात किसी को पता ना चले, ये गुप्त रहे। अकबर खान, जो उस समय पाकिस्तानी सेना में डायरेक्टर ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट थे, उन्हें कबायलियों के लिए हथियार जमा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अकबर खान खुद अपनी किताब में ये लिख रहे हैं कि उस समय पाकिस्तान की पंजाब पुलिस को 4000 मिलिट्री राइफल्स दी गई थी, लेकिन ऐसा लगता था कि पाकिस्तान की पंजाब पुलिस को इन राइफल्स की जरूरत नहीं है, इसलिए इन राइफल्स को कबायलियों को सौंपने का फैसला किया गया। अकबर खान अपनी योजना को लेकर बहुत उत्साह में थे। उन्होंने इसका जिक्र पाकिस्तानी सरकार के कई अधिकारियों से किया और अकबर खान ने इन अधिकारियों को जम्मू कश्मीर के कठुआ रोड और श्रीनगर पर कब्जे की अहमियत समझाई। इसके बाद इन अधिकारियों ने अकबर खान की मीटिंग पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के साथ फिक्स की। जब अकबर खान ने लियाकत अली खान को इस योजना के बारे में बताया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि इसके लिए आपको पैसा मिल जाएगा, यानी इस पूरी योजना के लिए पाकिस्तान पैसा लगाएगा। इसके बाद 22 अक्टूबर को कबायलियों ने उस समय के अविभाजित कश्मीर के डोमेल पर पहला हमला किया। 23 तारीख को कबायलियों ने मुजफ्फराबाद पर भी कब्जा कर लिया। 25 तारीख तक कबायली उरी पर कब्जा कर चुके थे और इन आक्रमणकारियों का अगला निशाना बारामूला था, जहां 26 तारीख को धावा बोला गया और कब्जा कर लिया गया। 26 अक्टूबर की तारीख भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक है, इसलिए ये कहानी सुनते हुए इस तारीख को आप अपने जहन में जरूर रखिएगा। बारामूला से श्रीनगर की दूरी करीब 50 किलोमीटर है और पाकिस्तान की सेना और कबायलियों का अगला निशाना श्रीनगर ही था। लेकिन इस बीच कबायलियों ने बारामूला में जो अत्याचार किया उसके बारे में भी आज आपको जान लेना चाहिए। अकबर खान ने अपनी किताब में लिखा है कि उस समय बारामूला की आबादी सिर्फ 14,000 थी, जिसमें से सिर्फ 3,000 लोग ही जिंदा बचे थे। 14,000 में से सिर्फ 3,000 लोग जिंदा बचे, 11,000 मार दिए थे। बारामूला उस समय बहुत समृद्ध हुआ करता था, जहां बड़ी संख्या में स्कूल थे, बाजार थे, दुकानें हुआ करती थी और आर्थिक रूप से भी बारामूला कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन कबायलियों ने यहाँ के लोगों का खून बहाना शुरू कर दिया। बारामूला के एक मशहूर चर्च, जिसका नाम है सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च, उसमें आग लगा दी गई। इस चर्च की लाइब्रेरी को जला दिया गया और चर्च की महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। कई महिलाओं का कत्ल कर दिया गया।
इस समय उसी चर्च की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। उस समय के भारत के अखबारों में भी कबायलियों के इन अत्याचारों की खबरें प्रकाशित हुई थी और उस समय के कुछ अखबारों की कटिंग्स आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तब मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया था। आप देख लीजिए मीडिया में क्या क्या छपा था। लेकिन उस समय के अखबार में भी इन्हें रेडर्स ही बताया गया था, जबकि इन रेडर्स के पीछे हाथ था पाकिस्तान की सेना का और पाकिस्तान की सरकार का। कबायलियों ने बारामूला में लूट मार शुरू कर दी, लेकिन बारामूला ही पाकिस्तान की सेना और कबायलियों के गले की सबसे बड़ी हड्डी भी बन गया, क्योंकि कबायली बारामूला को लूटने और वहां लोगों का कत्ल करने में इतने व्यस्त हो गए कि इसी में उन्होंने 2 दिन निकाल दिए। ये सब 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को हो रहा था। कबायलियों को श्रीनगर की तरफ बढ़ना था, लेकिन वो बारामूला में ही अटक कर रह गए। उन्होंने लूटे हुए सामान और अगवा की गई महिलाओं को पाकिस्तान की तरफ भेजना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच 26 तारीख को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए और इसी दिन पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद को कथित आजाद कश्मीर की राजधानी घोषित कर दिया। लेकिन इसके अगले ही दिन 27 तारीख को भारत की सेनाएं सुबह सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरने लगी और यहीं से कश्मीर पर कब्जे का पाकिस्तान का प्लान धाराशायी होने लगा। पाकिस्तान के इशारे पर कबायली कैसे कश्मीर में खून खराबा कर रहे थे और हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे थे, इस बारे में हमने जम्मू कश्मीर के इतिहासकार रमेश तेमरी से बात की और उन्होंने जो बताया वो आज आपको गम और गुस्से से भर देगा। आप सुनिए। पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर थे उनका ऑर्डर था इनको कि हिंदुओं को पूरा सर्च पर आप हिंदुओं को ढूंढे और उनको जहाँ भी इनको हिंदू मिलता था तो वहाँ इनको ये लाइन अप कर देते थे और इनको मार देते थे। तो फिर इन्होंने जो लेडीज वगैरह भी थी तो लेडीज को इन्होंने सब इकट्ठा करके तो इनको पब्लिक स्ट्रीट पे भी इन्होंने रेप करना शुरू कर दिया पूरे पब्लिक न्यूज की ओर से और बहुत सी लेडीज को इन्होंने ट्रकों में भर लिया और इनको ले लिया। तो कुछ लेडीज जो निकल गई तो उन्होंने किशनगंगा में जंप कर लिया और कुछ लेडीज ने पॉइजन वगैरह भी खा लिया। तो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था उसमें 60 पेशेंट थे। 60 पेशेंट एक कमरे में इन्होंने बंद किए और इन्होंने उनको मार दिया। जो वहाँ का सेंट्रल जेल था इन्होंने जो हिंदू प्रिजनर थे वहाँ उनको अलग करके उनको मार दिया। तीसरे दिन इन्हें जो भी प्रोमिनेंट सिटीजन नॉन मुस्लिम मुजफ्फराबाद के थे तो उन्होंने इनको किशनगंगा पे लेके मार दिया। तो इसके बाद फिर ये आगे निकलना शुरू हो गए उड़ी की ओर। वर्ष 1947 में 26 और 27 अक्टूबर के दिन जब कबायली बारामूला से आगे नहीं बढ़ पाए तो पाकिस्तान के अधिकारियों ने मेजर जनरल अकबर खान से ये पूछा कि क्या वो आगे के हमले की जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन शर्त ये थी कि इस हमले में औपचारिक रूप से पाकिस्तान की सेना के शामिल होने की बात बाहर नहीं आनी चाहिए, लीक नहीं होनी चाहिए और अकबर खान इसके लिए तैयार हो गए। लेकिन जब अकबर खान श्रीनगर से महज 6 किलोमीटर दूर थे तब उन्हें एहसास हुआ कि भारत की सेना ने आगे की सड़कों को ब्लॉक कर दिया है और कबायलियों का आगे बढ़ना अब संभव नहीं है और यही पाकिस्तान का कश्मीर वाला प्लान हमेशा के लिए खत्म हो गया, फेल हो गया। इसके 2 दिनों के बाद भारत की फौज ने आगे बढ़ना शुरू किया और कबायलियों को पीछे धकेलना शुरू किया और 7 नवंबर 1947 तक कबायली उरी तक वापस धकेले जा चुके थे। उरी तो आप जानते हैं भारत में, अभी कुछ वर्ष पहले उरी पर पाकिस्तान ने हमला भी किया था उनके आतंकवादियों ने। आज के दिन का महत्व समझने के लिए हमने कश्मीर जाकर उन लोगों से भी बात की है जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि उस जमाने के कुछ लोग आज भी जिंदा हैं। इन लोगों की जुबानी ही आपको पाकिस्तान के अत्याचारों की ये कहानी सुननी चाहिए। कुछ लोग जिन्होंने इस पूरे मामले को, इस पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देखा है, वो हमें मिल गए। दूसरे दिन जिस वार हो गया, जी हाँ उस दिन वार हो गया, इतने जहाज आ गया। हाँ बहुत जहाज आए दूसरा में। हाँ जहाज उन्होंने बहुत बम्बारी थी। यहाँ भी गिरे। हाँ यहाँ भी गिर गया। अच्छा। हम मकान में रह गए ना। जी नीचे। हाँ
उसके बाद वो नाकाम हो गया, वो कबाड़ी नाकाम हो गया ना वो। हाँ नाकाम हो गया वो। पाड़ेपुरा है ना, पाड़ेपुरा जी जी उधर से वापस आ गया, वो वापस यहाँ से चला गया। यहीं चले गए। हाँ वो निकल गया, वो भाग गया। हाँ यहीं से भागे वापस। हाँ भाग गया, चला गया। हमारे पास है किश्ती अच्छा गाँव का। अच्छा हम किसी में दूसरे गांव में जा गया। अच्छा किसी में जाता है। हाँ अच्छा 80 लोग मारा गया सिविल। अच्छा उस लड़ाई में। हाँ झगड़े में सिविल जैनपुर का। आपका नाम? अब्दुल रशीद अब्बासी। भाई साहब क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 88 साल। 88 हाँ। और आप यही मध्य प्रदेश में ही हैं तब से? इधर। अच्छा तो आपको याद है मुझे कव्वाली आए थे यहाँ पर? हाँ वो याद है। हाँ क्या याद है आपको? याद ये जो उस वक्त जो हमारे बूढ़े थे जी वो बोल रहे थे कि कबाड़ी आ रहे हैं। अच्छा हैं? अच्छा उनको पता था? तो उस वक्त नीचे और ऊपर सब एक ही शेर और बकरी इकट्ठे ही चल रहे थे। तो फिर वो उस वक्त नीचे चनारी हटियां उस इलाके में वहाँ के सुन के आए कि कबाड़ी आने वाले हैं। अच्छा फिर दूसरे दिन वो इधर आगे पहाड़ी है, अच्छा वहाँ से देखने लगे और उधर उनका छोटा सा बाजार था अच्छा उनका जो नीचे रहते हैं। जो नीचे जी रहते। जी जी उन्होंने आते ही उन्होंने आग लगानी शुरू कर। अच्छा वो दुकानें शिकाने ये वो क्यों मतलब क्यों आग लगा रहे थे? ऐसे जंगली आदमी थे क्या? पठान जो है ना वो लासमझी की वजह से उनको जो आगे आता था वो ऐसे ही करते थे। अच्छा फिर यहाँ से गुजरे गाड़ी थी उनके पास। जी 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 फिर यहाँ से गए वो छतरबल तक श्रीनगर। हाँ फिर श्रीनगर से हमारी इंडिया की फौज आई, उन्होंने नीचे भगवाए। जी फिर आगे ये कमांड पोस्ट है, जी यहाँ से पार कर दिए। जी फिर हम लोग भी चैन से बैठे। असली तो कव्वाली मार रहे थे लोगों को नहीं? तो कबाली से वो उनको लूट मार जो थी ना, जी हमारे पुराने बोलते थे। जी जिस वक्त वो आए तो बोलने लगे कि उनको लूट मार जितनी भी करें उनको फ्री थी, अच्छा इसलिए कोई चीज़ नहीं छोड़ रहे। अच्छा तो फिर वो गए छतरबल तक, अच्छा वहाँ से फिर हमारी फौज ने लगा दिया उनको। नीचे कर दिया। जिस गांव में हमारी ये टीम पहुंची है ये एलओसी पर भारत के क्षेत्र की तरफ से आखिरी गांव है। और जिन लोगों से हमने बात की है अब तो उस जमाने के लोग बचे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं जिन्हें उस समय की सारी घटना याद है। और ये सब वो लोग हैं जो आपको बता रहे थे उस समय क्या हुआ था। इस पूरी कहानी से 3 बातें साबित होती हैं। पहली ये कि वर्ष 1947 में जो हमला कश्मीर पर किया गया था वो सिर्फ कबायलियों का हमला नहीं था, बल्कि उसमें पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से शामिल थी, पाकिस्तान की सरकार शामिल थी। पहली बड़ी बात ये है। और पाकिस्तान उसके बाद लगातार ये कहता रहा कि ये तो कबायलियों का हमला था, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। ये झूठ था। दूसरी बड़ी बात ये है कि पाकिस्तानी सेना के इशारे पर कबायलियों ने जमकर कश्मीर के लोगों का नरसंहार किया था, बच्चों और महिलाओं तक को छोड़ा नहीं गया था। अब आप सोच लीजिए कि ये पाकिस्तान का कश्मीर के प्रति प्यार था कि उन्होंने ना तो महिलाओं को छोड़ा ना बच्चों को छोड़ा। और वो बात करते थे इस बात की, आज भी वो ये कहते हैं कि वो कश्मीरियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और तीसरी बात ये है, अगर 27 अक्टूबर 1947 को भारत की सेना श्रीनगर नहीं पहुंचती ठीक समय पर तो शायद कश्मीर आज पूरा की पूरा कश्मीर ही पाकिस्तान में होता। और ये पूरा कश्मीर जिसे आप जम्मू और कश्मीर के नाम से कुछ समय पहले तक जानते थे, ये पूरा की पूरा पाकिस्तान में अब होता। श्रीनगर जहां आज आप जाते हैं ये श्रीनगर पाकिस्तान में होता अगर भारतीय सेना ठीक समय पर यहां ना पहुंचती। लेकिन तब भी भारत की सेना या ये समझ लीजिए कि भारत की जो सरकार है उस समय जो फैसला लेने वाले नेता थे वो पूरा कश्मीर तब भी बचा नहीं पाए, आधे कश्मीर को ही बचा पाए। 4 मिनट का यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वो गलती जिसने कश्मीर को
अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विवादित क्षेत्र बना दिया। सोचिए, हमला किया पाकिस्तान ने और दोष दे दिया सारा के सारा भारत को। ये कैसे हुआ, इस ब्रेक के बाद आपको बताएं।